अस्सलाम वालेकुम जी। वेरिएंस एनालिसिस में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है वर्किंग बैकवर्ड्स। वर्किंग बैकवर्ड्स का मतलब ये है कि आपको कुछ डाटा दिया हुआ है, यानी आंसर्स दिए हुए हैं और आंसर से आपने क्वेश्चन का डाटा फाइंड आउट करना है। वर्किंग बैकवर्ड्स में 2 पॉइंट उसने नीचे बताए हैं कि जब आप कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल फिगर्स फ्रॉम वेरिएंसेस एंड स्टैंडर्ड फ्रॉम वेरिएंस एंड एक्चुअल फिगर्स, ये वेरिएंस स्ट्रेट अवे वेरिएंस कैलकुलेट नहीं करना, या तो आपको एक्चुअल फिगर्स कैलकुलेट करनी है, वेरिएंस गिवन होंगे, या स्टैंडर्ड फिगर्स फाइंड करनी है, आपको वेरिएंसेस और एक्चुअल फिगर्स गिवन होगी। तो ये 2 तरह का जो क्वेश्चन होगा ये वर्किंग बैकवर्ड में आएगा। इलस्ट्रेशन उसने दी हुई है, एक्चुअल परचेज क्वांटिटी 6800 यूनिट्स। ये मटेरियल के वेरिएंस की बात कर रहा है। स्टैंडर्ड अलाउंस फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 5440। स्टैंडर्ड अलाउंस फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन का मतलब वही है स्टैंडर्ड यूजेज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, यानी अगर आपने 6800 यूनिट्स बनाए हैं उन पे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली 5440 यूनिट्स ऑफ मटेरियल कंज्यूम होना चाहिए। जितने भी यूनिट्स आपने बनाए हैं उस पे इतने केजी मटेरियल यूज होना चाहिए, या इतने नंबर ऑफ यूनिट्स मटेरियल के यूज होने चाहिए। जो आपने परचेज किया है 6800 यूनिट्स मटेरियल परचेज किया, तो उसमें कुछ बच जाएगा। वेरिएंस जो कैलकुलेट करना है वो यूजेज का होगा, जो आपने परचेज किया वो वेरिएंस एनालिसिस में नहीं आएगा। स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है $0.85 पर यूनिट एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिया हुआ है एडवर्स। वो आपसे कहते हैं कि कैलकुलेट द एक्चुअल प्राइस पर यूनिट ऑफ मटेरियल। टेक्निक इसकी बड़ी सिंपल सी है, आप वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएं। हमें उसने मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिया हुआ है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एपी मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस के साथ, इसमें से माइनस कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अब स्टैंडर्ड प्राइस भी आपको गिवन है, एक्चुअल परचेज क्वांटिटी भी गिवन है, स्टैंडर्ड अलाउंस फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन भी गिवन है। अब यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी हमें 6800 दी हुई है, लेकिन उसके साथ उसने मेंशन किया है कि इट इज अ परचेज क्वांटिटी। अगर वो हमें ये ना बताए कि परचेज क्वांटिटी में आपने जो कैलकुलेशन परचेज किया है उसमें से कोई बच भी गया, तो फिर हम परचेज क्वांटिटी को ही कंसिडर कर लेंगे कि यूजेज है। अब फॉर्मूला हमारा है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लगाना है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, इसमें से एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, ये माइनस कर देंगे तो प्राइस वेरिएंस 544 आएगा। अब ये एक्चुअल क्वांटिटी तो दी हुई है हमें 6800, स्टैंडर्ड प्राइस भी दी हुई है 0.85, लेकिन हमें एक्चुअल प्राइस नहीं दी हुई, हमें वेरिएंस दिया हुआ है, एक्चुअल प्राइस हमने फाइंड करनी है। अब ये जो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस है, इसको अगर आप लिखें 6800 मल्टीप्लाइड बाय 0.85, यहां आप लिखें 6800 मल्टीप्लाई बाय पी लिख लें, पी हमें दी हुई नहीं है, एक्चुअल प्राइस लिख लें एज इट इज। अब इसका जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करें तो
तो आपका 544 आता है, यानी वो कहता है कि आपका जो वेरिएंस है वो 544 आएगा। इसको अगर दूसरे फॉर्मूला से करें ना, जो हमने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा था कि हमारा प्राइस वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, जो प्राइस का वेरिएंस आया मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। इसका आंसर है 544 और ये नेगेटिव आंसर का मतलब ये होगा कि आपकी एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस से ज्यादा है, एडवर्स वेरिएंस है। अब स्टैंडर्ड प्राइस है 0.85 माइनस एक्चुअल प्राइस आपने फाइंड करनी है, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी 6800 इक्वल्स टू माइनस 544। तो 6800 इधर मल्टीप्लाई हो रहा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी आपका नेक्स्ट स्टेप पे आएगा 0.85 माइनस एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू माइनस 544 डिवाइडेड बाय 6800। इसका जो आंसर आएगा तो वो 0.85 बाद में जाके यहाँ पे 0.85 प्लस हो रहा है इस तरफ, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, आगे उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास एक्चुअल प्राइस आ जाएगी। नीचे उसने सॉल्व करके दिखाया हुआ है कि आपकी एक्चुअल प्राइस आती है यहाँ पे 0.93। जो मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखवाया था उसी फॉर्मूला को यूज करें या ये फॉर्मूला यूज कर लें, दोनों तरीके से आ जाएगा। कि 6800 इंटू एक्चुअल प्राइस, इसका आंसर हमें नहीं पता, 6800 इंटू 0.85, इसका आंसर 5780 आ जाएगा। इस x जो भी वैल्यू है और इसका डिफरेंस 544 है, तो 544 आंसर आप माइनस करेंगे, उसको दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा ये, तो आपका आंसर आ जाएगा 6324। 6324 को आप 6800 नंबर ऑफ यूनिट के साथ डिवाइड कर दें तो आपकी पर यूनिट प्राइस आ जाएगी। ये वर्किंग बैकवर्ड। एक और इलस्ट्रेशन उसने दी है फिक्स ओवरहेड की कि बिजनेस हैज बजटेड टू प्रोड्यूस एंड सेल 10,000 यूनिट ऑफ इट्स सिंगल प्रोडक्ट। द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज एज फॉलोज: डायरेक्ट मटेरियल 15, डायरेक्ट लेबर 12, variable overheads 10 and fixed production overhead 8. During the period the following variances occurred: fixed overhead expenditure variance 4000 adverse and fixed overhead volume variance 12000 favorable. वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल कब होता है? जब आप बजटेड क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, तब आपका ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल होगा। और अगर आप बजटेड क्वांटिटी जो कि ऊपर 10,000 गिवन है उससे कम प्रोड्यूस करेंगे, फिर आपका वॉल्यूम वेरिएंस एडवर्स आएगा। एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो बिल्कुल सिंपल है कि आप बजटेड ओवरहेड में से एक्चुअल ओवरहेड्स को माइनस कर देंगे तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ जाएगा। कैलकुलेट द फॉलोइंग एक्चुअल फिक्स ओवरहेड इन द पीरियड। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कैलकुलेट करने का एक सिंपल वे है, डाटा आपको गिवन है कि बजटेड यूनिट्स 10,000 थी और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट $8। इट मींस कि आपका जो बजटेड ओवरहेड है ना वो 80,000 है। 10,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 80,000 आएगा। यहां पे वो कह रहा है कि एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज 4,000 एडवर्स। इट मींस आपका एक्चुअल फिक्स ओवरहेड बजटेड फिक्स ओवरहेड से 4,000 ज्यादा कंज्यूम हुआ। तो अगर बजटेड ओवरहेड 80,000 था, 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये अगर 80,000 था, इसमें 4,000 ऐड कर लें तो वो आपका एक्चुअल ओवरहेड का आंसर आ जाएगा। यानी एक्चुअल ओवरहेड आपका 84,000। वो इस तरह कि बजटेड ओवरहेड 80,000 था, वेरिएंस एडवर्स है, इट मींस कि आपका एक्चुअल ओवरहेड उससे उतना ज्यादा लगा जितना एडवर्स वेरिएंस है। तो वो 4,000 एडवर्स है, तो आप 4,000 को 80,000 में ऐड कर लें। ये यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद 84,000 उसने कैलकुलेट कर लिया। ये इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही कोई नहीं होती, सिंपल सी बात है। आपने बजटेड ओवरहेड निकाला, बजटेड ओवरहेड में एडवर्स वेरिएंस को अगर ऐड कर लें तो एक्चुअल ओवरहेड आ जाता है, फेवरेबल वेरिएंस को अगर माइनस कर दें तो एक्चुअल ओवरहेड आ जाता है।
माइनस करने की फेवरेबल को वजह ये होती है कि कम है ना, फेवरेबल हो गई तब जब आपका एक्चुअल ओवरहेड बजटेड ओवरहेड से कम है, तो उसको कम दिखाने के लिए जो फिगर वेरिएंस की है वो माइनस करनी पड़ेगी, और ज्यादा दिखाने के लिए जो वेरिएंस की फिगर है वो ऐड करनी पड़ेगी। देन ही सेज कि एक्चुअल प्रोडक्शन वॉल्यूम इन द पीरियड फाइंड करें। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था, वो यहाँ पे नीचे उसने लिखा हुआ है कि एक्चुअल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड पर यूनिट। एक्चुअल यूनिट्स ही तो नहीं दी हुई, इसमें से बजटेड एक्सपेंडिचर माइनस कर दें तो वॉल्यूम वेरिएंस आता है। अब इसको अगर फॉर्मूला यहाँ पे लिख लें, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट यानी OAR, और इसमें से माइनस कर दें जो भी आंसर आए बजटेड यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू OAR। क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला यही है। एक्चुअल क्वांटिटी हमें नहीं पता, लेकिन OAR हमें पता 8 मल्टीप्लाइड बाय AQ, और यहाँ आ जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू OAR 80,000 है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 वो 80,000 आ जाएगा। अच्छा, इसको अगर आप फॉर्मूला की फॉर्म में लिखें तो आप इसको यूं लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाय AQ इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाय AQ माइनस 80,000 इक्वल्स टू 12,000। फेवरेबल है तो पॉजिटिव लिखेंगे। अब 80,000 उधर जाके माइनस हो जाएगा, फिर 8 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 80,000 प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे 8 इंटू AQ यही रहे इक्वल टू 12,000 प्लस 80,000 हो जाएगा। देन 8 इंटू AQ इक्वल्स टू 92,000, और फिर AQ इक्वल्स टू 92,000 डिवाइडेड बाय 8, तो उसका आंसर आ जाएगा 11,500। तो ये आपने एक्चुअल क्वांटिटी जो प्रोड्यूस की है वो 11,500 यूनिट्स है। वो नीचे उसने कैलकुलेट किया है, वो वाला फॉर्मूला लगा लें, ये वाला फॉर्मूला लगा लें, हर तरह ठीक है, जो आपको आसानी से याद हो जाए वो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग दी हुई है। In a period, 11,280 kilogram of material were used at a total standard cost of 46248. The material usage variance was 492 adverse. Calculate standard allowance weight for material for the period. यानी वो ये पूछ रहा है कि एक यूनिट बनने में कितना मटेरियल कंज्यूम होगा, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ये फाइंड करेगा। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्राइस। इसमें से माइनस कर दें एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये यूजेज वेरिएंस। अब हमें जो उसने ये बताया ना कि 11,280 किलोग्राम ऑफ मटेरियल वर यूज्ड, ये एक्चुअल क्वांटिटी यहां पे लिख लें 11,280 एज पर स्टैंडर्ड प्राइस, उसकी जो वैल्यू थी वो 46248, यानी आपने 11,280 को मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड प्राइस के साथ जो कि गिवन नहीं है हमें, हमारा जो आंसर आया दैट इज 46248। तो वेरिएंस एडवर्स है 492 एडवर्स। इसी चीज को अब हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी नहीं दी हुई, स्टैंडर्ड प्राइस भी नहीं दी हुई, तो हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे कि हमारा मटेरियल यूजेज वेरिएंस का आंसर आ जाए और हमारा जो कैलकुलेशन है टोटल स्टैंडर्ड यूजेज फॉर 1 यूनिट वो भी हम कैलकुलेट कर सकें। तो उसके लिए दूसरी तरीके से भी फॉर्मूला अगर लिख के देख लें, स्टैंडर्ड क्वांटिटी
माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस इक्वल्स टू 492, यानी माइनस 492। क्योंकि एडवर्स वेरिएंस है वो प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता। आपको टेक्निक याद रखनी है कि अगर एडवर्स वेरिएंस होगा तो किस चीज़ को ऐड करेंगे और फेवरेबल वेरिएंस होगा तो किस चीज़ को ऐड करेंगे। तो इस टेस्ट अंडरस्टैंडिंग को इस डाटा के मुताबिक आपने सॉल्व करना है। अगर ये सॉल्व नहीं होती तो फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट टेस्ट अंडरस्टैंडिंग में भी वो कहता है ना, पीरियड 6500 यूनिट्स वर मेड एंड देयर वाज एन एडवर्स लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस ऑफ 26,000, वर्कर वर पेड 8 पर आवर, ये रेट दिया हुआ है, टोटल वेजेस वर 182,000 एंड देयर वाज अ नील रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस नील का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड रेट भी 8 होगा और एक्चुअल रेट भी 8 होगा। तो रेट वेरिएंस कोई नहीं है। स्टैंडर्ड लेबर आवर्स आपने फाइंड करने हैं, एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करें, एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएं और उसमें से रिवर्स कैलकुलेशन करके जो मिसिंग फिगर है उसको फाइंड आउट करें। ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग भी ट्राई करें और अगर नहीं होती तो डिस्कस करें। फिर आगे भी जो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग दी हुई है इसको भी देख लें, जितनी भी दी हुई है ना ये अब आप देख लें। फिर इनमें जो डिटेल होगी जो आपको समझ नहीं आई तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट उसने दिया हुआ है रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंसेस, कि वेरिएंस को जब आपने रिपोर्ट करना है तो कैसे करेंगे। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हर सेक्शन का या हर रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का एक मैनेजर होगा और उस मैनेजर से उस रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जाएगा एट द एंड ऑफ ईयर। लेकिन जब वेरिएंसेस आते हैं तो वेरिएंसेस में कुछ वेरिएंसेस कंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से आएंगे और कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर की वजह से आएंगे। तो जो तो कंट्रोलेबल फैक्टर की वजह से वेरिएंस आया उसका रिपोर्ट तो वो करेगा, मतलब उससे जवाब तलबी होगी। लेकिन जो वेरिएंसेस नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से आएंगे उनके बारे में वो जवाब देने हैं। इसलिए वो कहता है कि जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं ना वेरिएंस को, तो सबसे पहला पॉइंट है कि इज वेरिएंस कंट्रोलेबल। अगर कंट्रोलेबल नहीं है तो फिर उस वेरिएंस को इन्वेस्टिगेट करने का फायदा ही नहीं है। इज द एक्सपेक्टेड बेनिफिट फ्रॉम कंट्रोल एक्शन लाइकली टू एक्सीड द एक्सपेक्टेड कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि आप जब बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर कॉस्ट लगे। आप ये चाहते हैं कि आप वेरिएंसेस को कंट्रोल करें। वेरिएंसेस को कंट्रोल करने के लिए आपको टीम रखनी पड़ेगी या डाटा एनालिसिस और कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। इस पे टाइम भी लगेगा और पैसा भी लगेगा। फॉर एग्जांपल ये जो पूरा सिस्टम है आपने वेरिएंस एनालिसिस और रिपोर्टिंग का बनाया, इस पे आपके 50,000 रुपीज लग रहे हैं और इससे फायदा ये हुआ कि आपके वेरिएंसेस कंट्रोल हो गए और आपको मंथली प्रॉफिट में 60,000 रुपीज का फायदा होना शुरू हो गया। यानी 50,000 आपने कॉस्ट लगाई तो 60,000 आपको बेनिफिट मिल रहा है। अब ये जो 10,000 एडिशनल बेनिफिट है ये आपको कंट्रोल मेजर की वजह से मिला। अगर ऐसी सूरत हाल हो फिर तो ठीक है। अगर आपकी वेरिएंस को कंट्रोल करने की कॉस्ट ज्यादा हो और उससे मिलने वाला बेनिफिट इतना ज्यादा ना हो तो फिर कंट्रोल मेजर का कोई फायदा नहीं। थर्ड पॉइंट कहते हैं व्हाट इज द लाइकलीहुड ऑफ सक्सेसफुली बीइंग एबल टू करेक्ट द वेरिएंस। क्या आप वेरिएंस कंट्रोल कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ पॉइंट है इज द वेरिएंस सिग्निफिकेंट। छोटे मोटे वेरिएंसेस को कंट्रोल करने में ना तो टाइम जाया किया जाएगा और ना ही पैसे जाया किए जाएंगे। अब अगर 2,000-3,000 रुपए का वेरिएंस आ रहा है मंथली तो ये इतना बड़ा वेरिएंस नहीं है। तो वेरिएंस अगर सिग्निफिकेंट मतलब लाख रुपए वैसे कॉस्ट है लेकिन आपकी 1,02,000 हो गई तो ये 2,000 सिर्फ 2% है। तो इतना मामूली से वेरिएंस को इन्वेस्टिगेट करने का फायदा कोई नहीं है कि उस पर टाइम और कॉस्ट ज्यादा लगेगी और उसको कंट्रोल करने का फायदा कोई इतना ज्यादा नहीं होगा। तो वेरिएंस अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट में हो, बड़ी अमाउंट हो, जैसे 1 लाख पे 20,000 वेरिएंस है तो फिर तो कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, उसको इन्वेस्टिगेट भी किया जाएगा। एंड इज द वेरिएंस स्टेडीली गेटिंग वर्स। सम टाइम ऐसा होता है कि कभी महीने में मिसाल में किसी एक महीने में वेरिएंस आ गया। अगर तो ऐसी सिचुएशन हो तो फिर खैर है, नॉर्मल है, कभी आ भी जाता है।
लेकिन अगर कॉन्टिन्यूसली वेरिएंस आ रहा है और वो वर्स से वर्स होता जा रहा है, फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। रेयरली जो वेरिएंसेस अक्कर होते हैं, राइज होते हैं, उनको हम इन्वेस्टिगेट नहीं करते। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट में वही होगा कि वेरिएंस को कंट्रोल करने के लिए आप जो टीम रखेंगे, कंट्रोल एक्शन लेंगे, उस पर कॉस्ट लगेगी। फिर वेरिएंस कंट्रोल हो जाएंगे तो जो एडवर्स वेरिएंस है वो आपके बच जाए। फेवरेबल वेरिएंस को तो वैसे भी कंट्रोल नहीं किया जाता। जो एडवर्स वेरिएंस है, जब वो आपके बचेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अब ये जो बेनिफिट है ये कॉस्ट से ज्यादा हो तब वेरिएंस को कंट्रोल करने का फायदा है, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं। ये सारी कहानी उसमें यही लिखी। आगे थ्योरेटिकल कुछ इलस्ट्रेशंस और उनके सॉल्यूशन दिए हैं। तो ये आपका वेरिएंस वाला टॉपिक भी एंड हो गया। इसको आप देख लें और इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करें, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग्स को करें, पास पेपर पैकेट में से क्वेश्चंस को करें और उसके बाद पास पेपर डाउनलोड करके या कोई भी किसी और जगह से प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है तो वो सारा आप सॉल्व करेंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे इस टॉपिक को, उतना आपकी कमांड ज़्यादा होगी। तो ये आगे टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के सारे सॉल्यूशंस दिए हुए। तो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग में जो आपको समझ नहीं आती वो डिस्कस कर लें। तो उसके बाद हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक्स हैं जो उनको भी देखेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में।